जी, यानी कि ऑप्टिमिज्म है अभी भी कि बहुत तेजी से सोना चांदी ऊपर जाएगा। तो सर ये सही समय है क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, शादियों का सीजन आने वाला है, तो अभी ये जो डिप आई है ये खरीदारी करने के लिए सही समय है या थोड़ा और इंतजार करें और डिप देखें? बिल्कुल, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। देखिए, ज्वेलरी जिसके घर में शादी है अरुणिमा, वो तो बनवाएगा ही बनवाएगा, चाहे थोड़ी हुँ, कम बनवा लेगा, कम कैरेटेज की बनवा लेगा, क्वांटिटी कम बनवा लेगा, वो तो बनवाएगा ही बनवाएगा। शादी तो आप इस पीछे के सोने में करेक्शन आए तो आप शादी तो पोस्टपोन नहीं करेंगे। जी, बाकी जो लोग निवेश करना चाहते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके लें और लॉन्ग टर्म, ये 2 मंत्र याद रखें, एक तो थोड़ा-थोड़ा करके, बाकी ये खाली एक एनालिसिस की तरह से मैं बोल रहा हूँ कि मैं होता तो क्या करता। आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए कि आपको कब निवेश करना है, कितना निवेश करना है, करना भी है या नहीं करना है। हुँ, बाकी मुझे सोना एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ऐसा लगता है कि दे रहा है इस समय। आपको 1.5 लाख से नीचे जितना सोना रहता है, वो एक बहुत अच्छी आपको एंट्री करने की अवसर दे रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर 2 लाख जाता है तो आपको बहुत बड़ा, करीब 30% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट हुँ, टू मिड टर्म में मैं कहूँ, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कुछ लोग तो इस साल के एंड भी कह रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं। सिर्फ मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स इस समय सबसे बड़ा विलेन बना हुआ है हुँ, सोने और चांदी के ऊपर जाने में। जैसे ही ये डॉलर इंडेक्स कंट्रोल में आएगा, फिर इस समय डॉलर इंडेक्स 101 पर है, बॉन्ड यील्ड 4.5 से ऊपर चली गई है। तो उसकी वजह से जो कल 4200 के आसपास सोना जाने को था डॉलर, अभी वो 4130 4120 डॉलर के बीच में घूम रहा है। थोड़ा सा दबाव आया है और डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे नीचे जाएगी, और ये डॉलर इंडेक्स नीचे जब जाएगी, जब ये 6 करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर कमजोर होगा, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा, इन 6 करेंसीज के खिलाफ जैसे जैसे डॉलर कमजोर होगा, वैसे वैसे सोना ऊपर जाना ही जाना तय है। दुनिया डॉलर के चंगुल से निकलना चाहती है। डॉलर की गुलामी एक तरह से दुनिया कर रही है, जी, उससे दुनिया निकलनी चाहती है। इकोनॉमिक कॉलोनियल एरा याद आती है, एक इकोनॉमिक कॉलोनियल एरा जैसा लगता है आ गया कि डॉलर के आप गुलाम हो गए हैं। तो और जैसे ही निकलेगी, डी डॉलराइजेशन होगा, वैसे वैसे सोना ऊपर जाएगा। और जैसे जैसे जितना सेंट्रल बैंक जिस हिसाब से खरीद रहे हैं, 1000 टन एक साल में सोना सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। आप लगाइए 1000 हुँ, टन दुनिया भर के, और लगातार 2022 से खरीद जारी है। तो अगर सेंट्रल बैंक जैसा बड़ा निवेशक इतनी बड़ी मात्रा में ले रहा है, तो उनको आई एम श्योर हमसे ज्यादा पता है, और हमसे ज्यादा डेटा है उनके पास, हमसे ज्यादा इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं, हमसे ज्यादा वो फ्यूचर को देख सकते हैं। तो जी। हम अपना दिमाग ना भी लड़ाएं तो हम सेंट्रल बैंक से क्यूज ले सकते हैं। जी। सर आप अपने पोर्टफोलियो में कितना सोना-चांदी ऐड करेंगे ऐसे सिनेरियो में? आपका क्या पोर्टफोलियो के लिए एलोकेशन होगा, आइडियल देखिए, एलोकेशन? मुझे लगता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए मैं जो आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एलोकेशन बताता हूँ, वो 20% के आसपास बताता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो हुँ, उसमें से 20, हद से हद आप 25 रुपए, 20-25 रुपए से ज्यादा सोना चांदी को आप नहीं रखेंगे। और उसमें भी सोना 60%, चांदी 40%, उस 20 रुपए में भी। तो एक बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इस समय रिसेशन में है, यूरोप रिसेशन में है, अमेरिका रिसेशन में है, बताता नहीं है। जी। तो जब रिसेशनरी कंडीशंस होती हैं, तो ऐसे में आपको मल्टी एसेट एलोकेशन ही ठीक रहता है। हुँ, 20% सोने चांदी में, 20% अच्छे स्टॉक्स में आप रख सकते हैं, 20% आप म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, 20% आप कुछ लिक्विड, जो बिल्कुल यूजलेस इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स डिपॉजिट, उसमें रख सकते हैं, और 20% आप रियल एस्टेट में रखिए। तो इस समय ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन करना चाहिए, जब दुनिया में हुँ, रिस्क बढ़ा हुआ हो और दुनिया इकोनॉमिक, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इस समय चैलेंज में है। वो ग्रो नहीं कर रही है दुनिया की इकोनॉमी, एक्सेप्ट इंडिया, चाइना और छोटी मोटी कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज ले लें, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ दुनिया में इस टाइम। तो ऐसे में मल्टी एसेट, क्योंकि कोई भी एक एसेट क्लास शेक कर सकती है। हुँ। जैसे हमने स्टॉक मार्केट्स को देखा, जनवरी के एंड में सोने चांदी को देखा, तो भले ही कोई एसेट क्लास बहुत भाग रही हो, तब भी उसमें एलोकेशन 20% से ज्यादा, और अपने पोर्टफोलियो को फैला के रखिए। नेवर कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। जी। सर सिल्वर में गिरावट आपने ज़िक्र किया बहुत तेज़ हुई है, ऑलमोस्ट आधी हो गई है अपने जनवरी पीक से। यहाँ कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी है? नहीं, कोई बदल नहीं, क्योंकि अभी तो सिल्वर आप देख रहे हैं सोने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वो ऊपर जाता है, वो ऊपर जाती है, वो नीचे आता है, वो नीचे जाती है। दे आर हुँ, वर्किंग लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन की तरह चल रहे हैं। भाई बहन, छोटी बहन उसके पीछे पीछे। पर प्रो राटा आप देखें, एक जीएसआर होता है जिसको हम गोल्ड सिल्वर रेशियो कहते हैं। हुँ, कुछ लोग उसको, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है और कुछ नहीं है इसके अलावा। कुछ लोग कहते हैं कि वो जीएसआर 60 हो गई, 1:60, तो वो हुँ, कैचअप करेगी। वो एक एक खाली एक, क्योंकि
सिल्वर के दो रूप हैं। सिल्वर जो है वो 55% सिल्वर इंडस्ट्री में चली जाती है, 45% सिल्वर निवेश के लिए रह जाती है। तो इसलिए सिल्वर को आप बिल्कुल सोने के साथ, अभी तो वो साथ साथ चल रही है, पर एक समय आएगा जब सिल्वर अपनी चाल चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज को सोना मैच नहीं करता है। तो ऐसा समझिए कि सोना जो ज्यादा सॉलिड है, भले ही धीरे धीरे चलता है, गिरता भी धीरे धीरे है। चांदी बहुत तेज भागती है और फिर गिरती भी बहुत तेज है। जैसा कि आपने कहा, चांदी 4,20,000 से एक समय था अभी पीछे जब 2 लाख तक आ गई थी, जी। तो करीब 50% से भी ज्यादा उसमें गिरावट देखी गई। सोने में 1,80,000, 1,82,000 दिरहम पर 10 ग्राम पहुंचा था, और 1,40,000 तक आया। उसमें 40,000 की करेक्शन आई और उसमें बिल्कुल आधी आ गई। तो इसलिए चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि चांदी में सट्टेबाजी बहुत होती है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बहुत बढ़ चढ़ के की जाती है। इसलिए चांदी की मूवमेंट जो है इन प्राइसेस में, मैं आपके सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को बता दूं कि इन दोनों कमोडिटीज में इतना स्पॉट में काम नहीं होता है जितना कि स्पेकुलेटिव डेरिवेटिव्स में होता है। इसीलिए इनकी, आप अभी कभी स्क्रीन पर इनकी कीमतें देखें तो आपके पलक झपकने से पहले ही बहुत सारी कीमतें बदल जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग इतनी तेज रफ्तार से बेच खरीद कर रहे हैं हार्ड फॉर्म में। स्पेकुलेटिव ट्रेड्स जो है, जैसे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होता है, इसी प्रकार इसमें भी स्पेकुलेशन की जाती है, दुनिया भर में की जाती है। कॉमेक्स में है, लंदन में है, शंघाई में, और अब हांगकांग की मैंने बात करी, भारत में MCX में। यहाँ पर पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, डेरिवेटिव्स के जरिए अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उससे अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट वो लिया जाता है, खरीदा जाता है, मार्जिन के जरिए ट्रेडिंग होती है। इसलिए आपको इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। अगर इसमें से, जैसे चाइना ने रोक लगाई है डेरिवेटिव ट्रेडिंग पे, अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग पूरी तरह से दुनिया भर में रोक दी जाए तो इसकी कीमतें काफी स्थिर हो जाएंगी। ऊपर तो जाएंगी, ऊपर तो ट्रेंड तो वही रहेगा, पर वैसे स्थिर हो जाएंगी, क्योंकि कम से कम जो इस पे सट्टा लगता है वो सट्टा खत्म हो जाएगा। और ये जो छोटी छोटी चीजों पे चांदी सोना रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट करना बंद कर देगा। आपको जैसे मैंने उदाहरण के लिए भी बताया कि नॉन फार्म पेरोल्स अमेरिका में आए, उसकी वजह से सोने चांदी पे असर हुआ। बहुत दूर की रिश्तेदारी है। नॉन फार्म पेरोल से, मैं दोहरा देता हूँ, नॉन फार्म पेरोल से ऐसा लग रहा है लोगों को नौकरियां कम मिली हैं, तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे तो सामान कम खरीदेंगे तो महंगाई कम होगी तो फेड रेट कम बढ़ाएगा तो लोग फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो सोना चांदी ज्यादा खरीदेंगे। देखिए, इतनी लंबी और दूर की रिश्तेदारी होती है, तो ये सब स्पेकुलेटिव होती है। तो मुझे लग रहा है अगर स्पेकुलेशन सोने चांदी में से हटा दी जाए तो सोने चांदी की कीमतें बहुत स्थिर हो। चाइना जैसा कदम मैं तो रेकमेंड करूंगा सब देशों को उठाना चाहिए, और ये स्पेकुलेशन की चीज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि MCX इसको करता है, MCX तो जीरे में भी ट्रेड करता है, लेड में भी करता है, कॉपर में भी करता है, जिंक में भी करता है, क्रूड में भी करता है। मुझे लगता है ये कमोडिटीज जो आपकी जिंदगी के नजदीक हैं, उनमें स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। पर एनीवे, मेरे कहने से बात बनने वाली नहीं है, ये खाली एक विचार है जो मैं रखना चाहता हूँ।